हाय देयर, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत जन के माइंड में अराइज होता है, मगर इसका जो आंसर है बहुत कम लोगों को पता होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे करंट के फ्लो के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होती है। हमने अब तक के बहुत सारे लॉज पढ़े, जैसे कि बायो सेवर्ट लॉ हो गया, एम्पियर लॉ हो गया। उसमें हमने डिस्कस किया था करंट फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो की वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, एम्पियर लॉ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर बायो सेवर्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो की वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर सोलोनॉइड है या फिर इंडक्टर है, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो तो बनती है मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है या फिर जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई आयन का ऑब्जेक्ट है, आयरन का ऑब्जेक्ट है, या फिर अगर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर अगर हम लोग कॉपर वाइंडिंग माउंट कर देते हैं और करंट का फ्लो देते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। और जैसे ही हम लोग वो करंट का फ्लो बंद करवा देते हैं, तो जो वो ऑब्जेक्ट में जो मैग्नेटाइजेशन जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉर्मल जैसा जैसा था वैसा हो जाता है, मगर जब तक के वाइंडिंग में से करंट फ्लो हो रहा होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। इन शॉर्ट, करंट के वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है, और हमें मालूम है ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में से फ्लो होता है करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसके वजह से ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, या फिर बोल सकते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करती है, और एज पर दी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें इंड्यूस होता है करंट। तो करंट के फ्लो की वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। इसको आंसर करने के दो तरीके, सबसे पहला नेचर ऑफ चार्ज और दूसरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो नेचर ऑफ चार्ज है वो सबसे सिंपलेस्ट आंसर है। नेचर ऑफ चार्ज मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अगर स्टैटिक स्टेट में होता है तो अपने अक्रॉस क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर स्टैटिक स्टेट में होता है तो अपने अक्रॉस क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मोशन में होता है तो अपने अक्रॉस क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे सिंपलेस्ट आंसर है ये। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर स्टैटिक स्टेट में तो अपना क्रॉस क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो मूव कर रहा हो या फिर मोशन में तो अपना क्रॉस क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा जो आंसर है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये जो क्वेश्चन को जो आंसर करने का जो दूसरा जो मेथड है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझने से पहले हम लोग दो चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली कुछ नहीं होता। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर में, तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। और अगर लाइट की स्पीड के बारे में बात करें तो आई गेस इट इज़ समवेयर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई टॉक अबाउट, देन इट विल बी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आई गेस स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो ये होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। तो जो स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर में, तो जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ये है पेन, और ये जो पेन की जो स्पीड है मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बराबर में, तो जो पेन की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। किसके लिए? मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं ये पेन को देख रहा हूँ। तो जो पेन की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, क्योंकि जो पेन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर में। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी, अगर उसकी स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर में, तो जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब, जैसे कि हमें मालूम है, हमने डिस्कस किया था मैकेनिक्स में, जब भी हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग कंसीडर करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि कोई भी बॉडी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट में हो सकती है, मगर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वो सेम बॉडी मोशन में हो सकती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कोई भी चीज़ को हम लोग किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ये है सन, ये है पर्सन, ये है अर्थ, ये है ट्री। तो पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखें तो ये जो ट्री होगा वो रेस्ट स्टेट में होगा। अगर सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखें तो ये जो ट्री होगा वो मोशन में होगा, क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस से रोटेट कर रहा है और सन के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है। तो ये पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ट्री रेस्ट स्टेट में, और ये सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो ट्री है वो है मोशन में। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ये ट्रेन है और ये जो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 200 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन में एक पर्सन बैठा है, और ये है सीनरी, ये सीनरी में ट्री है, और ये ट्री के बाजू एक पर्सन जस्ट खड़ा है।
तो अगर ये पर्सन जो कि ट्रेन में बैठा है, अगर ये पर्सन ये ट्री को देखे तो ये जो ट्री होगा वो होगा मोशन में। सिमिलरली मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, अगर ये पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर ये ट्री को देखूँ तो ये जो ट्री होगा वो होगा मोशन में। सिमिलरली ये वाला पर्सन जो कि ट्री के जस्ट बाजू खड़ा है, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर देखूँ तो ये जो ट्री होगा वो होगा रेस्ट स्टेट में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। हमें मालूम है हर एक जो सब्सटेंस है वो बना होता है एटम से, और जो एटम होता है हर एक सब्सटेंस में जो एटम होते हैं वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम नंबर में होते हैं, जिसके वजह से जो मटेरियल होता है या फिर जो सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कंडक्टर। अगर आपको ऐसा लगता है कंडक्टर मटेरियल जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव चार्ज कम होते हैं इसलिए करंट फ्लो होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो कंडक्टर होता वो नेगेटिवली चार्ज मटेरियल हो जाता। कोई भी जो यूनिवर्स का जितना भी जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर हमें उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रखना है, अगर हमें उसे अगर पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना पड़ेगा, अगर नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो प्रोटॉन्स को निकाल देना पड़ेगा। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर या फिर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तभी हम लोग ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये है कंडक्टर। ये कंडक्टर में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से जो कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसको मैथमेटिकली अगर देखें पॉजिटिव चार्ज अगर 7 है तो नेगेटिव चार्ज भी उतने हो गए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है, जिसके वजह से जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी हम लोग ये जो सेम जो कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अभी हम लोग कंसीडर करेंगे सबसे पहला 2 केस। ये कंडक्टर में हम लोग सबसे फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर में फ्लो होगा करंट, और ये कंडक्टर के जस्ट बाजू हम लोग रखेंगे पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट या फिर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और हम लोग ये देखेंगे जब तक ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रेस्ट स्टेट में तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सेकंड केस हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये कंडक्टर में करंट तो फ्लो हो रहा है मगर ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो ये चार्जेस के साथ फ्लो हो रही है। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ये चार्जेस के साथ फ्लो करेगी तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे लगेगा फोर्स, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कंडक्टर, ये कंडक्टर के साथ हमने कनेक्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, कंडक्टर में फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो कंडक्टर है इसमें फ्लो होगा करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो अभी रेस्ट स्टेट में, ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है मगर अभी भी जो डेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वो सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं मगर जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है और जितने भी जो प्रोटॉन्स है वो सेम है, जिसके वजह से जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। किसके लिए, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट स्टेट में। अभी हम लोग मान लेते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ मूव कर रही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स के जो मोशन का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लाइट की स्पीड में फ्लो कर रहे हैं। सिमिलरली जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ मूव कर रही है या फिर फ्लो कर रही है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के जो मोशन का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्जैक्टली बराबर में ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की, और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सिमिलरली जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसकी भी जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ये प्रोटॉन्स को देखें तो जो प्रोटॉन्स हो गए वो हो गए मोशन में। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ये पर्सन है, पर्सन ट्रेन में, ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ये ट्री को देखें तो जो ट्री होगा वो होगा मोशन में। सिमिलरली सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखें तो ये जो ट्री होगा वो होगा मोशन में। सिमिलरली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो कि मूव कर रही है जो कि मोशन में, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ये प्रोटॉन्स को देखें तो जो प्रोटॉन्स हो गए वो होगा मोशन में, और ये जो मोशन का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो बेसिकली होगा क्या, जो प्रोटॉन्स के बीच की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी एज पर दी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जिसके वजह से जो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा लगने लगेंगी और जो नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम लगने लगेंगी। मतलब जो प्रोटॉन्स होगा वो ज़्यादा लगने लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कम लगने लगेगा। तो ये जो कंडक्टर होगा वो अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, ये जो कंडक्टर होगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। और हमें मालूम है जब कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या फिर पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं रिसाइड करते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स एक्ट करता है, और कहीं अनलाइक चार्ज अगर कहीं रिसाइड करता है फिर एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों के बीच में एक्ट करता है अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं।
तो अगर कहीं दो पॉजिटिव चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहे हो तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा, और अगर कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहे हो तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो बॉडी है, ये जो कंडक्टर है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के तौर पर बिहेव करेगा, और ये जो बॉडी है ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो ये जो कंडक्टर है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, और वो जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, या फिर ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। मगर अगर कोई ऑब्जर्वर ये पूरे फिनोमिना को देख रहा है तो ऑब्जर्वर को लगेगा ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो है मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स। सिमिलरली ऐसा भी बोल सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखें तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। मगर ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखें, जो कि पूरे फिनोमिना को देख रहा है, उसके रेस्पेक्ट में जो फोर्स एक्ट करेगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पर वो होगा मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती और ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो ये जो कंडक्टर होता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता, और ये जो ऐसा भी बोल सकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी वो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करती, और वो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करती वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। मगर अगर कोई ऑब्जर्वर अगर ये पूरे फिनोमिना को देखे तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो है मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखें तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और अगर हम लोग पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखें तो ये जो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो कंक्लूजन निकल के ये आता है, अगर पॉजिटिवली चार्ज या फिर अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखें तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखें या फिर ऑब्जर्वर को जो फोर्स लगेगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो कंक्लूजन निकल के ये आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हम लोग दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट से देखते हैं या फिर उसको हम लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, अगर कहीं करंट के फ्लो के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट होती है। और सिंपलेस्ट जो आंसर है वो है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अगर स्टैटिक स्टेट में हो तो अपना क्रॉस क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मोशन में हो तो अपना क्रॉस क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर के ऊपर, फिर हॉल इफेक्ट के बारे में।